हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं वर्क से नेक्स्ट पार्ट की। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि वर्क होता क्या है। हमने बोला कि आप वर्क को लिख सकते हैं एफ डॉट एस से, या फिर अगर फोर्स इज नॉट कांस्टेंट तो आप इसे लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस से। और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से हमें मिलती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। इसके कुछ कुछ और भी पॉइंट्स हमने देख लिए थे कि नेटवर्क कब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये सारी बातें हमने देखी थी उसमें। तो आज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी एक्स अगर ऐसा कहीं लिखा होता है तो दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर वाई एक्स कर। ये बात हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे, कैलकुलस तब पढ़ चुके थे। तो एरिया अंडर वाई एक्स कर्व मतलब आप वर्क को लिख सकते हैं एरिया अंडर एफ एस कर्व। मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया है वो आपको वर्क देगा। ये बात क्लियर है। तो एरिया अगर अबव डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव फोर्स की तरफ है, तो एरिया पॉजिटिव कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया अबव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव while below x axis is negative। तो जो नेटवर्क आप लिखेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव इनका अलजेब्रिक सम होगा। तो जैसे आपको एक अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व बना हुआ है एक ऑब्जेक्ट के लिए, वो बना हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है। इस तरीके का एक कर्व बना हुआ है। इसमें जो आपको वैल्यूज दे रखी है डिस्प्लेसमेंट 0, 10, 20, 30, और फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है, दोनों सेम है ये। यहाँ पे जो आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है वो दे रखी है 50 न्यूटन्स। नीचे भी ये दे रखा है आपको 50 न्यूटन्स के बराबर। तो अब देखो यहाँ पे एरिया पॉजिटिव कौन सा कंसिडर करोगे, जो एरिया इस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया है। तो ये एरिया पॉजिटिव कहलाएगा, ये एरिया पॉजिटिव कहलाएगा, जबकि ये एरिया नेगेटिव कहलाएगा। ये बात क्लियर है आपको। तो अगर हमें टोटल वर्क लिखना है तो हम लिखेंगे A1 माइनस A2 प्लस A3। A1 ये एरिया हो गया, A2 ये एरिया हो गया, और A3 ये एरिया हो गया। तो लिखा A1 माइनस A2 प्लस A3। दिस विल बी द नेटवर्क डन। क्लियर है बात। तो जो एरिया नेगेटिव है उसको आपको, जो नीचे है वो नेगेटिव में कंसिडर करना है। अगर बात करो तो A1 और A2 देखो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। बेस दोनों का 10 के बराबर है और वर्टिकल हाइट दोनों की 50 के बराबर है। दोनों एरिया बराबर आने वाले हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्योंकि A1 और A2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसीलिए A1 माइनस A2 हो गया 0। ये दोनों मिलके हो गए 0। बचा खाली A3। A3 आपको यहां से मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 10 इंटू 50। ये आपका फाइनल आंसर आ गया फॉर द वर्क डन विच इज 250 जूल्स। क्लियर है बात। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, जब भी आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन हो आप आराम से वर्क डन निकाल सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कभी कभी फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व ना देके एरिया डिस्प्लेसमेंट कर्व दे दें, सॉरी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व दे दें। ये आपको गिवन हो सकता है ऐसा कर्व, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है। और इस कर्व के लिए आपको पूछ लें कि बताइए अब वर्क डन कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे। मास आपको अलग से गिवन है। अब बात तो कुल मिला के वही है ना कि आप अगर फोर्स को लिख सकते हैं m इंटू ए, तो भाई जो एरिया और डिस्प्लेसमेंट कर्व है इसका जो एरिया लिखेंगे वो लिखेंगे ए डॉट डी एस। आप इसमें अगर मास को मल्टीप्लाई कर दो तो अंदर क्या बन गया, ये एफ डॉट डी एस, क्योंकि m इंटू ए इज नथिंग बट फोर्स। तो कुल मिला के आपको अगर एरिया डिस्प्लेसमेंट कर्व दे रखा है तो ये एरिया निकालो और इसमें मास को मल्टीप्लाई कर दो, आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे ट्विस्ट ऐसे दे सकते हैं आपको, ज्यादा इसमें चिंता वाली बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लीकेशन से या डॉट प्रोडक्ट से अपने को वर्क मिलता है। अगर ग्राफ दे रखा है तो हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया देखना चाहते हैं। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हो सकता है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, तो फोर्स इक्वल टू एम है, ये हम यूज करके भी वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है बात।
तो एक तो आपका ये पॉइंट हो गया कि एरिया अंडर एफ एस कर्व इज इक्वल टू वर्क, और एरिया पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा लेना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है, वो पॉइंट क्या कहता है, हमने लिखा इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। ठीक है भाई, हमें ये भी तो पता है कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ चुके हैं, एफ इक्वल टू एम ए। ये एफ क्या है, नेट फोर्स, और एम ए एक्सेलरेशन ऑफ द मास। तो मैं एफ की जगह ये लिखता हूँ इंटीग्रल एम ए डॉट डी एस, ऐसा लिख सकता हूँ इसे। और हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डी वी बाई डी टी, तो मैं इसकी जगह ये लिख लेता हूँ यहाँ पे इंटीग्रल एम डी वी बाई डी टी डॉट डी एस, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, ये डी एस बाई डी टी यहाँ बन रहा है, डी एस बाई डी टी क्या होता है, नथिंग बट वेलोसिटी। तो यहाँ क्या मिल गया, एम इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी, ऐसा बन गया ये, सॉरी एम इंटू वी इंटू डी वी, ये बन गया, डी टी तो उधर जा चुका है ऑलरेडी। ऐसा आपके पास एक यहाँ रिलेशन बन गया एम वी डी वी, डी एस बाई डी टी जो यहाँ बन रहा था इसे हमने वेलोसिटी लिख लिया, तो बचा एम वी डी वी। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो देखो, v का इंटीग्रेशन हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, तो u से v तक मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, वर्क डन कितना मिलेगा, m v स्क्वायर बाई 2, ये इसका इंटीग्रेशन होगा, कहां से कहां तक, u से v तक। इसको अगर लिखा जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये इसका रिलेशन बनता है। व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वायर, क्या यही था काइनेटिक एनर्जी? आगे हम हालांकि एनर्जी पढ़ेंगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक तो आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर से, हाफ एम वी स्क्वायर से। तो यहां से आपके पास क्या बना, देखिए वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास बनी, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास एक रिलेशन बनता है, इसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम इज क्या है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एफ नेट हमने वहां लिखा था ना, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स या ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Work done by all the forces on an object is equal to change in kinetic energy of that object. क्लियर है बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रहना चाहिए। ये वर्क डन किसका है, दिस इज नेट वर्क डन, मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एक साथ मिला के सब फोर्सेस का वर्क को जो ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, और उसके बाद उसको हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिएगा इसे। ओके, अब इसके बारे में अगर बात करूं मैं, तो देखो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर वर्क पॉजिटिव है तो मतलब डेल्टा के भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? और अगर डेल्टा के पॉजिटिव है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये बात भी हमें समझ में आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है तो उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा आएगी, मतलब आपने उसको एनर्जी सप्लाई करी। जबकि अगर वर्क नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी नेगेटिव है, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वहां से काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, एनर्जी उस ऑब्जेक्ट से निकल गई। क्लियर है बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। और दूसरी बात, ये जो थ्योरम है ये सभी तरीके के फोर्सेस पे वैलिड है, चाहे फोर्स एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, सारे फोर्सेस पे थ्योरम वैलिड रहती है। तो ये भी आप लिख लीजिए, दिस थ्योरम इज आल्सो वैलिड फॉर अ सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। दिस थ्योरम is also valid for a system with all type of forces. क्लियर है बात? तो यहां तक अपनी बात हुई सारी वर्क के बारे में। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं पावर के बारे में। तो पावर का एक बेसिक आइडिया तो आपको पता ही है, क्या होती है पावर?
तो पावर का मतलब है कि एक फोर्स कितनी पावर डिलीवर कर रहा है। अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा कि उसका रेट ऑफ वर्क डन क्या है, वो फोर्स कितने टाइम में कितना वर्क कर पा रहा है, उससे मैं डिफाइन करूंगा कि उसकी पावर कितनी है। ठीक है, तो पावर की अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं पावर डिलीवर्ड बाय एनी फोर्स is defined as the time rate at which that force perform work. That force performs work. इसे कहते हैं पावर। ठीक है, तो अगर अपन बोलें कि एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है और उसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ds, और इसने जो पावर सॉरी जो उसने वर्क किया वो किया dw, तो हम पावर लिखेंगे पावर सप्लाइड बाय द फोर्स इज dw बाय dt इन टाइम dt, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो रेट कितनी हो गई इसकी, कितना वर्क किया कितने टाइम में, dw वर्क किया dt टाइम में, तो दिस इज डिफाइंड एज पावर रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और आगे एलिब्रेट करें तो अपने को पता है वर्क लिखा जाता है एफ डॉट डी एस से, तो ये आपने लिख लिया बाय डी टी। एंड व्हाट इज डी एस बाय डी टी, डी एस बाय डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी, तो लिखा जाएगा पावर इज ऑल्सो इक्वल टू एफ डॉट वी। क्लियर बात, तो पावर इज एफ डॉट वी, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर इसको इंटीग्रल टर्म में लिखना है तो ये भी लिखा जा सकता है जैसे आप वर्क में लिखते थे एफ डॉट डी वी, ये भी पावर के लिए आप लिख सकते हैं। क्लियर है बात, अगर फोर्स वेरिएबल है वेलोसिटी के साथ इस तरीके से चेंज होगा तो आप इस तरीके से इंटीग्रेशन मेथड से भी इसे लिख सकते हैं पावर को। तो ये चल बिल्कुल वैसे ही रहा है जैसा वर्क था, बस रेट ऑफ वर्क डन इज टर्म्ड एज पावर। तो मैथमेटिकल अप्रोच इसकी बिल्कुल वैसी है जैसे हमने वर्क में रखी थी, डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ भी इंटीग्रेशन मेथड है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एरिया आप देखना चाहें, एरिया अंडर एफ वी कर्व, तो वो आपको क्या देगा, पावर देगा। यहाँ से हम बात देख पा रहे हैं आराम से, इंटीग्रल एफ डॉट डी वी है, तो एरिया अंडर फोर्स वेलोसिटी कर्व विल गिव यू पावर। ठीक है, या फिर स्लोप ऑफ डब्ल्यू टी कर्व, अगर वर्क डन का कर्व दे रखा है टाइम के साथ तो वो आपको दे देगा पावर। ये कहां से आया, यहाँ से आया भाई, स्लोप डिफरेंशिएशन होता है तो डी डब्ल्यू बाई डी टी मतलब डब्ल्यू टी कर्व का जो स्लोप है वो आपको पावर दे देगा। तो दोनों बातें यहाँ से अपन लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या एफ डॉट वी है तो क्या इसे एफ वी कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट को पावर ऐसे लिखते हैं एफ वी कॉस थीटा। और अगर ये ऐसा है मतलब दिस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो, और सारी कंडीशंस वैसी हैं जैसी हमने वर्क में बात करी थी कि अगर थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है तो पॉजिटिव रहेगा, थीटा अगर 90 से 180 के बीच में है तो नेगेटिव रहेगा, और थीटा अगर 90 के बराबर है तो जीरो रहेगा। सारी बातें वैसी हैं जैसी हम वर्क में ऑलरेडी करके आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो क्या एवरेज पावर लिखी जा सकती है। एवरेज पावर क्या हो जाएगी कि कितनी देर में कितना वर्क किया, जो डी डब्ल्यू वाला था वो इंस्टेंटेनियस पावर थी, अगर एवरेज पावर लिखनी है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हम इसमें लिख सकते हैं कितने टाइम में कितना वर्क किया, तो अब इसे एवरेज पावर लिख लेंगे। अगर उसको ऐसा लिखा जाए तो टोटल वर्क डब्ल्यू बाई टी, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर है बात, अच्छा डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहां से क्या मैं यहां से लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी टी, या फिर डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल पी डी टी, ऐसा लिख सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रल पी डी टी, मैं यहाँ यूज कर देता हूँ इंटीग्रल पी डी टी डिवाइडेड बाई टी, 0 से t तक। ये भी एक तरीका है टोटल वर्क निकालने का इंटीग्रल पी डी टी से, या एवरेज पावर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है सारी बातें, कहीं कोई दिक्कत, पक्की बात। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है,
तो पावर की यूनिट की अगर बात करें होती है वॉट, एक साइंटिस्ट के नाम पे था। अगर आप वैसे देखना चाहो तो आपने देखा था वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क था आपका जूल्स में, पर यूनिट टाइम सेकंड में, तो जूल पर सेकंड इज वॉट। वॉट इज नथिंग बट जूल पर सेकंड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसे। अच्छा, जूल को आपने क्या लिखा था, न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये भी इसी के बराबर है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था तो न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड, ये भी वॉट के बराबर है। तो ये सारी ऐसा यूनिट्स हैं इसकी। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी इसकी एफ डॉट वी, आप कर रहे हैं ना, तो क्या क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू, ये तो हो गया फोर्स। वेलोसिटी की होती है एम, सॉरी एल टी माइनस वन, दिस इज वेलोसिटी। तो पावर की यूनिट आएगी एम एल टू टी माइनस थ्री, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। अच्छा, इसका अगर एक यूनिट और देखी जाए तो एक यूनिट इसकी होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब होता है वन हॉर्स पावर, जिसको एचपी लिखते हैं, इज इक्वल टू 746 वॉट। तो प्रैक्टिकली ये यूनिट यूज करते हैं अपन, क्योंकि एक वॉट एनर्जी, या आप अगर पंप वगैरह देखेंगे तो पंप जनरली बात की जाती है कितने हॉर्स पावर का पंप है। तो बड़ी यूनिट बनाने के लिए अपन ने एक हॉर्स पावर को कंसिडर किया 746 वॉट के बराबर। ठीक है, तो ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है, ये भी ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अब कई बार आपको एक यूनिट देखने मिलती है ऐसी, वॉट आवर या वॉट मिनट या किलोवाट आवर, ऐसी एक यूनिट अपने को देखने मिलती है कई बार। ठीक है, तो जब भी आप, भाई आपने क्या लिखा था, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ये लिखा है। तो अगर मैं पावर में टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, वर्क, है ना। तो जब भी आप ऐसी यूनिट देखो ना, जब पावर की किसी भी यूनिट के साथ टाइम की किसी यूनिट का मल्टीप्लीकेशन है, तो वो बेसिकली पावर नहीं है, वो आपको क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। तो आप अपने अगर बिजली के जो मीटर्स होते हैं उनकी रीडिंग अगर आप कभी देखोगे तो वो चलती है किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में ये रीडिंग उसकी चलती है। तो किलो तो हो गया 10⁻³ उसको तो हटाओ, आगे लिखा है वॉट आवर। वॉट आवर मतलब ये पावर की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, दिस इज एनर्जी की यूनिट। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब भी आप एक पावर की यूनिट से एक टाइम की यूनिट को मल्टीप्लाई होते हुए देखें तो बेसिकली एनर्जी की यूनिट है, ना कि पावर की यूनिट है। ठीक है, तो जो मोस्टली यूज होती है वो ये है 1 किलोवाट आवर। इसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻³, ये हो गया। वॉट को लिखा जा सकता है जूल पर सेकंड में, और आवर होता है 3600 सेकेंड्स। तो देखो अब क्या मिल गया टोटल, दिस इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, ये आपको यहाँ से मिला। तो 1 किलोवाट आवर इज नथिंग बट दिस 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। और ये आप कहते हैं ना बिजली का जो बिल आया वो कितने यूनिट्स कंजप्शन हुआ, तो दिस 1 किलोवाट आवर इज नथिंग बट 1 यूनिट। ठीक है, तो आप कभी चेक करना अपने घर के बिजली का जो बिल आता है उसमें लिखा आता है इतने यूनिट कंजम्पशन हुआ, तो दिस यूनिट इज नथिंग बट किलोवाट आवर। तो आप अपना घर का हिसाब निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी आपके घर में टोटल कंज्यूम हो रही है। ठीक है, जस्ट एक असाइनमेंट के तौर पे आप इसे कर सकते हैं चीजें सीखने के लिए। क्लियर है बात। तो पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इन पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऐसा कि व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ व्हीकल ऑफ मास m। एक व्हीकल है मास m का, वो चल रहा है लेवल रोड पे, मतलब एक ऐसा रोड है इस पे चल रहा है। पूछा गया इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कितनी दूरी पे जाके रुक जाएगा। ओके, वेलोसिटी यहाँ पे होगी 0, मूविंग विद स्पीड v, अभी इसकी स्पीड आपको v दे रखी है, फाइनल स्पीड 0 है। Along a level road, एक जैसा रोड है, if the coefficient of friction between the tires in the road is mu, अगर यहाँ पे coefficient of friction is mu, तो कितनी देर बाद जाके ये वहां पे रुक जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है,
तो एक तरीका इसको करने का तो ये है कि हमें पता है यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो जब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, विच इज म्यू इंटू एन या फिर म्यू एम जी के बराबर। ये बात हम जानते हैं। और इसकी वजह से इसको पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन मिलेगा, फोर्स बाय मास विच इज म्यू इंटू जी। ये एक्सेलरेशन इसको मिला। तो बस हमारा क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया कि इनिशियल स्पीड इसकी v दे रखी है, फाइनल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और अपने से डिस्टेंस पूछा गया है कि कितनी देर में जाके रुकेगा। तो अपन क्या लगा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल स्पीड इसकी है 0, इनिशियल स्पीड है v माइनस 2, a की जगह वैल्यू है म्यू जी और s अपने को कैलकुलेट करना है। माइनस लगाया मैंने क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ से आपको मिल जाएगा s v स्क्वायर बाय 2 म्यू जी के बराबर। एक तरीका तो था इसका ये, है ना। दूसरा तरीका अपन देखते हैं। दूसरा तरीका मैंने बोला था वर्क एनर्जी थ्योरम वाला। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही था, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये लिखा हुआ था आपने। तो वर्क डन, किस किस का वर्क डन यहाँ देखना चाहिए, फोर्सेस कौन कौन से हैं इस पे। एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे और डिस्प्लेसमेंट है इसका टुवर्ड्स राइट। जब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, क्या ये दोनों 90-90 पे हैं? तो इन दोनों का ही वर्क डन हो जाएगा 0। नॉर्मल और एमजी का तो कोई वर्क डन यहाँ नहीं आने वाला क्योंकि थीटा 90 पे वर्क डन 0 हो जाता है। तो जो भी वर्क डन आएगा वो सिर्फ फ्रिक्शन का आएगा और फ्रिक्शन की फोर्स के साथ ही कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका s। क्या फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के? यस। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल गिव माइनस एफ डॉट एस। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। बस आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है म्यू एम जी के बराबर है इंटू एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, आपको निकालना है ऐसे एस, आंसर आएगा वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। क्या बिल्कुल सेम आंसर आया जो पहले आपको मिला था? यस। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी बहुत आसान कर देती है कई बार क्वेश्चंस को। तो हमें ये भी ध्यान रहना चाहिए कि ये भी एक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कुछ ऐसा कि एक टेबल यहाँ पे है, इस टेबल के ऊपर एक चेन ऐसी रखी हुई है जो कि कुछ पोर्शन नीचे भी इसका हैंग कर रहा है। ठीक है, आपको इसको पकड़ के इस तरफ खींचना है और ये टेबल जो है स्मूथ टेबल है, ऐसा बोल रखा है स्मूथ टेबल है, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है ऊपर की तरफ, ऊपर वाली सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अ चेन इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल with 1/nth of its length hanging over the edge। मतलब अगर टोटल लेंथ जो चेन की है वो L है, तो इस टाइम पे हैंगिंग लेंथ जो है वो L/n है, ये आपको गिवन है। हैंगिंग लेंथ कितनी है अभी? L/n। ठीक, इफ द चेन हैज अ लेंथ L एंड अ मास m, टोटल मास जो चेन का दे रखा है वो दे रखा है कैपिटल M। How much work is required to pull the hanging part back on the table? लिख देता हूं क्वेश्चन, how much work is required to pull the hanging part back on the table? ये आपका क्वेश्चन है, कितना वर्क करना पड़ेगा इस जो पार्ट इधर साइड में हैंग कर रहा है उसे फिर से ऊपर खींचने के लिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब सोचो वर्क करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि चेन का अपना मास है, जो हैंगिंग पार्ट है उस पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, उस mg के अगेंस्ट हमें उसको ऊपर खींचना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि mg तो उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, हमें उसके अगेंस्ट इसको खींचना पड़ रहा है। तो जब खींचना पड़ रहा है तो हमें उसमें वर्क करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो
कि क्या यहाँ पे लगातार अपने कोई कांस्टेंट फोर्स चाहिएगा क्या, या फोर्स कम होता रहेगा धीरे धीरे? ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा चेन यहाँ पे रहेगी उतना ज्यादा मास यहाँ पे है और उतना ही ज्यादा mg यहाँ पे लग रहा है। पर जैसे जैसे आप इसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया, ये लेंथ यहाँ पे कम होती जाएगी। जैसे जैसे लेंथ कम होगी उसके हिसाब से अब यहाँ लगने वाला mg भी कम होता जाएगा, और जैसे जैसे mg कम होता जाएगा वैसे वैसे फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल दिस अप भी कम होता जाएगा। तो हम सीधा सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, और जब फोर्स वेरिएबल होता है तो हमें यूज करना पड़ता है इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। ठीक है, तो अब कैसे करें इस क्वेश्चन को? अब देखिए ध्यान से, हमने क्या माना कि एक y डिस्टेंस पे जो एलिमेंट था वो उसका अगर डिस्प्लेसमेंट dy हुआ, y डिस्टेंस वाले एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट अगर dy हुआ तो इसमें कितना वर्क किया गया होगा? तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें जो वर्क किया गया होगा छोटा, वो किया गया होगा एफ डॉट डी वाई, और मैं इस पे लगाऊंगा एक माइनस साइन क्योंकि y जो है वो समय के साथ कम होता जा रहा है, जो हैंगिंग पार्ट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए मैंने इसको माइनस डी वाई लिखा। तो वर्क डन जो आया वो आया एफ डॉट डी वाई। क्लियर है बात? कितना फोर्स यहाँ पे मुझे इस टाइम जरूरत पड़ी होगी? आप बताइए कितना फोर्स मुझे चाहिए होगा यहाँ पे? सोचिए, ये अगर y लेंथ की चेन है जो यहाँ पे अभी हैंग कर रही है, इसका मास मुझे अगर निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर इफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन इज m, पर यूनिट लेंथ मतलब टोटल मास बाय टोटल लेंथ, ये आपको स्मॉल m हमने कंसिडर कर लिया। तो पर यूनिट लेंथ अगर मास स्मॉल m है तो y लेंथ का मास कितना हो जाएगा? my हो जाएगा इसका मास। ये बात क्लियर? पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ अगर मैं उठाऊं, 1 सेंटीमीटर लेंथ से उठा लिया मैंने, तो 1 सेंटीमीटर का मास अगर स्मॉल m है तो y सेंटीमीटर का मास कितना हो जाएगा? स्मॉल m इंटू वाई। ये बात होगी। तो इस पे नीचे जो इस टाइम फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इसका अपना एम जी, विच इज इसका मास इंटू जी, एम बाय इंटू जी। ये फोर्स इस पे इस टाइम नीचे की तरफ लग रहा है, और इतना ही फोर्स आपको यहाँ लगाना पड़ेगा इसको ऊपर खींचने के लिए। तो अब अपने पास मिल गया डी डब्ल्यू इज नथिंग बट माइनस एम वाई इंटू जी इंटू डी वाई। अपने को निकालना है टोटल वर्क डन, 0 से W इधर इंटीग्रेट करेंगे। जो टोटल लेंथ नीचे पहले लटकी हुई थी जो कि आपको दे रखा है, हैंगिंग लेंथ इज L बाई N, और अब क्योंकि पूरी चेन ऊपर आ चुकी है तो हैंगिंग लेंथ हो जाएगी 0। अब कोई भी यहाँ पे पार्ट नीचे नहीं लटक रहा, तो ये आपका इंटीग्रेशन करना है, आसानी से किया जा सकता है। इधर मिलेगा वर्क डन, इधर से m और g दोनों कांस्टेंट है बाहर आ गए। y dy इंटीग्रेशन ऑफ y इज नथिंग बट y स्क्वायर बाय 2। लिमिट आपको लगानी है L बाई N से 0 तक, एक बाहर माइनस का साइन ऑलरेडी है। ठीक है, तो वर्क डन आपको मिलेगा माइनस एम जी, जब 0 रखेंगे तो 0, जब L बाई N रखेंगे तो ये आएगा L स्क्वायर बाय 2N स्क्वायर। तो यहाँ से आपको वर्क डन मिला एम जी L square by 2N square. This is the work done. क्लियर है बात? और ये अगर m इंटू एक L देखा जाए तो वो होता है पूरा मास, यही तो हमने बताया यूनिट मास यहाँ पे ये था, तो m इंटू एल करोगे तो पूरा मास आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, दिस विल बी कैपिटल M इंटू जी इंटू एल बाय 2N स्क्वायर। दिस विल बी दी वर्क डन इन दिस केस। क्लियर? तो क्वेश्चन अच्छा था, समझने आना चाहिए कि फोर्स लगातार वेरी करेगा, इसलिए हम सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। फोर्स कितना लगेगा? तो जितना मास इस तरफ हैंग कर रहा है उसके mg के बराबर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ऊपर खींचने के लिए। तो हमने अगर एक y सेक्शन वहां पे लटक रहा था, y लेंथ की चेन लटक रही थी, और उसको खींच के dy हम ऊपर लेके चले, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ा? वो एक छोटा सा वर्क हमने निकाला और उसको इंटीग्रेट किया। तो उसका वर्क कैसे निकाला? पहले उस y लेंथ का मास निकाला m बाई एल इंटू वाई से, या स्मॉल m इंटू वाई से, उसका mg हमने देखा, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज dy, उसको हमने इंटीग्रेट किया, और फिर फाइनल वर्क डन अपन ने कैलकुलेट किया। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब यही क्वेश्चन जो था
इस क्वेश्चन को हम जब आगे चलेंगे, जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, तो इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से करेंगे, सिर्फ 2 लाइन का ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस हमारे लिए इजी होते जाते हैं, क्योंकि हम और भी नई नई चीजें सीखते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन उन तरीकों से बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास जब पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को हम फिर से वहां पे एक बार लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, वो क्या कह रहा है आपसे, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो दे रखा है, अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम एज t-3 का होल स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है जो कि एक फोर्स के अंडर है, इसका डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन एज दिस रिलेशन विद टाइम t-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा गया द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो। पहली बात तो पूछी द डिस्प्लेसमेंट x कितना होगा व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा आपसे पूछा गया the work done by the force in first 6 seconds, work done by force in first 6 seconds, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए भाई, वेलोसिटी से रिलेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, तो पहले अपन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट दिया है टाइम के साथ, dx by dt इज वेलोसिटी। डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, तो आएगा 2 times t-3 which is 2t-6। दिस इज द डिफरेंशिएशन, 2t-6, ये आपको मिल गया वेलोसिटी। अब क्वेश्चन नंबर ए के हिसाब से वो कह रहा है कि वेलोसिटी जीरो, मतलब 2t-6 इक्वल टू जीरो, या मिलेगा t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। और इस टाइम पे आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो x में ये टाइम रख देते हैं, 3-3 का होल स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इस टाइम पे जीरो। तो ये आपका एक आंसर तो ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा जब वेलोसिटी जीरो होगी फॉर दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया वर्क डन इन फर्स्ट 6 सेकंड्स, मतलब वर्क डन आपसे पूछा गया t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 के बीच में। फर्स्ट 6 सेकंड्स मतलब 0 से 6 वाला टाइम, इसके बीच में आपसे वर्क डन पूछा गया। तो फोर्स अपने को पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपने को पता नहीं है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्या ध्यान आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मैं यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ 0 से 6 के बीच में, तो मुझे वर्क मिल जाएगा। तो बस अपन निकालते हैं पहले वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। वेलोसिटी का फंक्शन अपने को पता है, ये है 2t-6। t इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये आपके पास आएगा -6 मीटर पर सेकंड। और जब वेलोसिटी मुझे निकालनी है t इक्वल टू 6 पे, तो मैं यहाँ t की जगह रखूंगा 6, तो ये आपको मिलेगा +6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अपने को वेलोसिटी मिल गई। अपन लिख सकते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, या अगर ये आपका v है और ये u है, इनिशियल और फाइनल हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 0 और 6 पे। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। हाफ m आपको गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, लिखते हैं हाफ m। v अगर देखो तो v कितना है, +6 का स्क्वायर माइनस हाफ m, u कितना है, -6 का स्क्वायर। दोनों जगह 6 का स्क्वायर कुल मिला के है, फाइनल आंसर कितना आएगा, 0। क्योंकि -6 का स्क्वायर करो या +6 का स्क्वायर करो, दोनों 36 ही आने वाले हैं, बीच में माइनस का साइन है, मतलब वर्क डन कितना आएगा, 0। तो ये भी आपका आंसर आ गया, सेकंड वाला भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, कोई इसमें खास बात नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया two identical blocks of mass 5 kg are moving with same speed of 2 meter per second towards each other. Okay, बना लेते हैं। दो आइडेंटिकल ब्लॉक हैं, दोनों 5 kg मास के हैं, ये भी 5 kg का है, ये भी 5 kg का है, और ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, along a frictionless horizontal surface, यहाँ स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। The two blocks collide, stick together and come to rest. जब आपस में कोलिजन हुआ तो दोनों चिपक गए और फाइनली रेस्ट पे आ गए, ऐसा हो गया ये। जब दोनों कोलिजन हुआ तो दोनों चिपक गए और फाइनली रेस्ट पे आ गए। पूछा गया आपसे
Consider the two blocks as a system. Calculate the work done by external forces and internal forces. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसने बोला कि consider the two blocks as a system. The two blocks as a system, ठीक है। और पूछा work done by external forces and work done by internal forces. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर ये पूरा आपका सिस्टम है, दोनों ब्लॉक मिला के आपका सिस्टम है, तो इन दोनों पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इनके मोशन के डायरेक्शन में? एन और एमजी हटाओ क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इनका कोई वर्क डन नहीं होगा। हमें बात करनी है इनके मोशन की डायरेक्शन में क्या इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स या किसी ने पुश कर रखा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं इस पूरे सिस्टम पे, तो इसका वर्क डन कितना आएगा? क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी कितना आएगा? जीरो आएगा। क्लियर है ये बात? अब बची इंटरनल फोर्सेस की। तो इंटरनल फोर्सेस वो होते हैं जब कोलिजन हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाए होंगे और उसकी वजह से इनका वर्क डन कितना है। तो वो फोर्स तो अपने को पता नहीं है, तो कैसे निकालें फिर उसका वर्क डन? तो निकालना आसान है, कैसे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेट वर्क डन मतलब सभी का वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस भी और वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस भी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे इसमें वर्क डन अपने को कैलकुलेट करने चाहिए, ठीक है। अब एक्सटर्नल का तो आपने अभी कैलकुलेट किया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो। तो बचा खाली वर्क डन बाय इंटरनल और वही अपने को पूछा भी गया है, तो ठीक है, अपना तो आराम हो गया, आसानी से निकल जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों रेस्ट पे हैं, जीरो है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर देखी जाए तो दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू टू कर सकता हूँ मैं इसको सीधा सीधा, क्योंकि दोनों का मास भी बराबर है, दोनों की स्पीड भी सेम थी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो शुरू में थी सिस्टम की दोनों ब्लॉक्स के अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा। तो आपको वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज यहाँ पे मिलेगा माइनस 5 into 2 square which is 20। तो -20 joules is the work done by internal forces और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ये हो गया आपका जीरो। तो यहाँ माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो इनके डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में थे, तभी इनका जो वर्क डन आया वो नेगेटिव आया। अपने को पता है ना नेगेटिव वर्क डन कब आता है? जब फोर्स इधर हो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो। तो बस यहाँ नेगेटिव आया, मतलब जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो इनके डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए ये वर्क डन नेगेटिव आ गया। तो बस आपके दोनों आंसर मिल गए, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस -20, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो। क्लियर है? तो आसान से क्वेश्चन है, करना अपने को आना चाहिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं। क्वेश्चन कहा गया आपसे कि एक ऑटोमोबाइल है जिसका मास m है, वो एक्सेलरेट करता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो एक ऑटोमोबाइल है, एक्सेलरेट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू जीरो है, ओके। बोला गया while the engine supplies constant power p, इंजन जो है इसका वो एक कांस्टेंट पावर p सप्लाई कर रहा है, ठीक है भैया। पूछा गया आपसे पहला द वेलोसिटी इज गिवन, पहला आपसे पूछा गया कि इसका वेलोसिटी फंक्शन बताइए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी फाइंड कीजिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी का क्या रिलेशन है ये बताइए। और दूसरा आपसे पूछा गया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या पूछा गया? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये दो चीजें आपसे पूछे गई, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन और पोजीशन टाइम का रिलेशन, ठीक है भैया। तो आपको ये पता है कि पावर जो है वो कांस्टेंट है और पावर जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है फोर्स इनटू वेलोसिटी से, ये बात हमें पता है। पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर मैं फोर्स को लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ m इंटू ए इक्वल टू पावर, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ m dv बाई dt इक्वल टू पावर, ये लिखा जा सकता है। और अब आपको समझ में आ रही होगी बात कि मैं इसको dv बाई dt क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे वेलोसिटी टाइम का रिलेशन चाहिए।
अब यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे रिलेशन मिल जाएगा, एम डी वी इक्वल टू पी डी टी। इंटीग्रेट करते हैं, वेलोसिटी शुरू में 0 थी, किसी टाइम पे v है, टाइम 0 से t है, ये आएगा एम वी इक्वल टू पी इंटू टी। वेलोसिटी आपको मिलेगी यहाँ से, अच्छा सॉरी अपने एक गलती कर दी यहाँ पे, डी वी बाई, हाँ आपने यहाँ पे फोर्स को नहीं लिखा। देखिए यहाँ पे अपने एक चीज मिस कर दी, यहाँ पे वेलोसिटी भी तो है, पावर इक्वल टू एफ डॉट वी, तो एफ तो आपने एम ए लिख दिया, वी कहाँ गया, वी भूल गए ना अपन लिखना यहाँ पे, ठीक है, तो एम ए इंटू वी, यहाँ भी एक वी आएगा, तो यहाँ भी एक वी डी वी आएगा, ठीक है, और वी डी वी करेंगे तो वी स्क्वायर बाई टू, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा, ये आएगा पीटी। तो यहाँ से आप अगर रिलेशन लिखते हैं तो अब आप रिलेशन आराम से लिख सकते हैं, v इक्वल टू टू पी टी बाय एम का रूट ओवर टू पी टी बाय एम, दिस इज द वेलोसिटी। क्लियर है बात? इस तरीके से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पोजीशन टाइम पूछा गया है, तो एक बार वेलोसिटी मिल गई फिर तो पोजीशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी होता है ds बाई डी टी या dx बाई डी टी, और ये आपको दे रखा है टू पी टी बाई एम, तो इसको अपने इंटीग्रेट करना है, ds इक्वल टू इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन से पहले जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर लिख देता हूँ, इसको बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन में बचा रूट टी विच इज टी पावर हाफ डी टी, ऐसा रूट टी का इंटीग्रेशन, टी पावर हाफ का इंटीग्रेशन, वही 0 से t तक इंटीग्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट 0 से s रूट को निकालना है, तो इधर आएगा s, इधर आएगा रूट टू पी बाई एम कॉन्स्टेंट, t पावर हाफ का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है t पावर 3 बाई टू डिवाइड बाई 3 बाई टू विच इज 2 बाई 3 t पावर 3 बाई टू। 0 से t तो लिमिट लगाएंगे तो सेम ही मिल जाएगा आपको 0 से t, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, लिमिट्स अपन वही बात है, ठीक है, 0 से t लिमिट है तो एक t रखेंगे तो सेम मिलेगा, 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, यही आपको वापस क्वेश्चन बन जाएगी। तो ये आपको फाइनल आंसर जो मिलने वाला है वो मिलेगा 2 रूट टू बाई थ्री रूट ओवर p बाय m t रेज टू पावर 3 बाई टू, या आप इसे अंदर ऐसा t रूट t भी से लिख सकते हैं और अपना आंसर फाइनली यहाँ से भी बता सकते हैं, ठीक है बात, ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो पावर को आपने पहले एफ डॉट वी लिखा, फोर्स को एम ए लिखा, एम ए को डी वी बाई डी टी लिखा, वहां से आपने सारा इंटीग्रेशन करना शुरू किया। तो जो भी इसमें खास बातें थी वो बस यहाँ शुरू शुरू में थी कि पावर को एफ वी लिखना, फोर्स को एम ए लिखना और ए को डी वी बाई डी टी लिखना, देन इंटीग्रेशन करके अपन ने वेलोसिटी निकाली, फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकाला। क्लियर बात? तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे एनर्जी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछेगा।